बहादुर शाह जफ़र के दरबार के राजकवि, उर्दू और फ़ारसी भाषा के महान शायर मीर्ज़ा गालिब। मीर्ज़ा गालिब और उनके दादा मीर्ज़ा कुबान बेग खान सन 1748 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक अहमद शाह अब्दाली का साम्राज्य ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक फैला हुआ था। जब कोई भी शख्स जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो धन कमाने लगता है। अपने परिवार को खुशहाल बनाने के लिए अधिक धन कमाने की ख्वाहिश रखता है। जैसे भारत या किसी भी देश के युवा लोग आज अधिक धन कमाने की ख्वाहिश में अपने देश से पलायन करके कनाडा, अमेरिका इत्यादि में जाकर बस जाते हैं, वैसे ही 1750 ईस्वी में तुर्क परिवार के मीर्ज़ा कुबान बेग खान अधिक धन कमाने के ख्वाहिश में ईरान से पलायन करके हिंदुस्तान आ गए थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर और फिर आगरा में काम किया। आगरा में काम करने से उन्हें अच्छा मेहनताना हासिल होने लगा तो वो आगरा में ही रहने लगे। तब आगरा को बिलायत हिंदुस्तान कहा जाता था। कुबान बेग खान हिंदुस्तान के बाशिंदे हो गए और उन्हें यहाँ अब्दुल्ला और नसरुल्ला दो बेटे हुए। जब उनके दोनों बेटे बड़े हुए तो अब्दुल्ला का निकाह इज़्ज़त उत निसा से हो गया और वह घर जमाई बनकर अपने ससुराल रहने लगे। आगरा में लखनऊ के एक नवाब रहते थे, वो इनके यहाँ नौकरी करने लगे। उनके छोटे भाई नसरुल्ला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य अधिकारी लग गए। कुछ सालों बाद अब्दुल्ला को अच्छी तनख्वाह पर हैदराबाद के निज़ाम के पास नौकरी करने का मौका मिला और वह उनके यहाँ नौकरी करने लगे। उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम असदुल्ला रखा, जिसे हम उनके तखल्लुस गालिब या मीर्ज़ा गालिब के नाम से जानते हैं। मीर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा के काला महल में हुआ। गालिब का पूरा नाम मीर्ज़ा असदुल्ला बेग खान था। नवाबों और निज़ामों की सोहबत में रहने के कारण असदुल्ला को अच्छी उर्दू और फ़ारसी का इल्म होने लग गया था। 1802 ईस्वी में मीर्ज़ा के वालिद का इंतकाल हो गया। उस समय इनकी उम्र महज 5 वर्ष की थी। वालिद के इंतकाल के बाद इनका पालन पोषण इनके चचा नसरुल्ला ने किया, पर जल्द ही एक युद्ध में इनके चचा का भी इंतकाल हो गया। इनके चचा के ये इकलौते वारिस थे, तो उनकी सरकारी पेंशन इन्हीं को मिलने लगी और ये अपने नैनीहाल चले गए। जब ये छोटे ही थे तो इनके दादा की तरह ही ईरान से अब्दुल समद का एक मुस्लिम परिवार इनके पड़ोस में आकर रहने लगा। उनकी मातृभाषा फ़ारसी थी, तो उनकी सोबत में लगभग 2 सालों में ही इन्होंने फ़ारसी भाषा में महारत हासिल कर ली और 11 साल की उम्र में उर्दू और फ़ारसी में कुछ लिखना शुरू कर दिया और इन्होंने अपना तखल्लुस गालिब रख लिया। 13 वर्ष की उम्र में इनका निकाह नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हो गया था। निकाह के बाद ये दिल्ली आ गई, जहां इन्होंने अपनी तमाम उम्र गुजारी। केवल पेंशन के सिलसिले में इन्होंने कई बार कोलकाता की लंबी यात्रा की। उनकी गज़लों में जगह जगह इस बात का जिक्र भी मिलता है। फ़ारसी और उर्दू भाषा में शायरी लिखते लिखते ये महान शायर बन गए। इनको उर्दू भाषा का महान शायर माना जाता है और फ़ारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी ज़ुबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको जाता है। इन्हें दबीरुल मुल्क और नज़्मुद्दौला के खिताब से नवाजा गया था और ये अपने तखल्लुस गालिब के नाम से मशहूर हो गए। मीर्ज़ा गालिब मुग़ल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफ़र के दरबारी कवि भी रहे थे। गालिब को ख़ास तौर पर उनकी निराली शैली की उर्दू गज़लों के लिए याद किया जाता है। इनका अंदाज़ बयां बाखूब था। एक दिन ये पुरानी दिल्ली की एक दुकान के बाहर अपने कुछ साथियों के साथ बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि इनके सामने से इब्राहिम जोक घोड़े पर सवार होकर गुजर रहा था। तब ये बहादुर शाह जफ़र के दरबार के राजकवि नहीं थे, राजकवि इब्राहिम जोक थे। तो उन दिनों इब्राहिम जोक को बादशाह से कुछ ज़्यादा तवज्जो मिल रही थी, इसलिए गालिब उससे थोड़ी खुन्नस में रहते थे। उसे देखते ही गालिब ने उसे "तू क्या है?" कह दिया। राजकवि को चुभ गया।
उसने मिर्ज़ा गालिब को पलटकर जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि गालिब को उसके साथियों के सामने कुछ कहना अपनी फजीहत करवाना ही होगा, इसलिए वह मिर्ज़ा के चुभने वाले शब्द सुनकर भी चुपचाप लाल किले की ओर चला गया। मिर्ज़ा समझ गए कि राजकवि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया है, तो अब यह मेरी शिकायत बादशाह से ज़रूर करेगा। लिहाजा मिर्ज़ा साहब का भी राज दरबार जाने का वक्त हो गया, तो वो भी राज दरबार पहुंच गए। वही हुआ जो मिर्ज़ा ने सोचा था। राजकवि इब्राहिम जोक ने मिर्ज़ा के आने से पहले बादशाह के कान भर दिए थे। बहादुर शाह जफ़र इब्राहिम जोक के कसीदों के बड़े मुरीद थे, इसलिए मिर्ज़ा के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने तलख अंदाज में मिर्ज़ा गालिब से कहा, मिर्ज़ा, इब्राहिम जोक को राजकवि का ओहदा दिया गया है क्योंकि यह उस ओहदे की काबिलियत रखता है। तुम राजकवि नहीं हो, परंतु दरबारी कवि तो हो। तुम में बात करने की लियाकत होनी चाहिए। तुमने आज इब्राहिम जोक के साथ गलत बयानबाजी क्यों की है? मिर्ज़ा गालिब ने कहा, जिल्ले इलाही, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो इसके सामने अपने शेर के कुछ अल्फाज बयां करे थे। बादशाह ने कहा, शेर के अल्फाज? हम भी तो सुने। तुम्हारा वो शेर सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब ने तुरंत तू क्या है को जोड़कर एक शेर बना दिया और बहादुर शाह जफ़र को सुनाने लगे। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। गालिब ने तू क्या है फिर राजकवि की ओर मुंह करके कह दिया और फिर बादशाह की ओर मुंह करके दोहरा दिया कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख से ही न टपके तो लहू क्या है। ये आखिरी लाइन बादशाह को लग गई, क्योंकि 1850 ईस्वी से शाही खजानों में जमा होने वाले टैक्स अंग्रेज़ों के खजानों में जमा होने लगे थे। आमदनी के जरिए बंद होने के कारण बादशाहों का शाही खजाना दिन ब दिन कम होने लग गया था। घटती जमा पूंजी के डर से उन्हें अपने अंधाधुंध खर्चों पर लगाम लगानी पड़ रही थी। अपने ऊपर खर्च करने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ता था, तो राजकवियों को भी तनख्वाह देने से हाथ रोकने लगे थे। तब बहुत से कवि दिल्ली छोड़कर दक्षिण राज्यों की ओर कूच कर गए थे, तो बादशाह की इसी दुख तिरक को मिर्ज़ा ने बयां कर दिया था कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख से ही न टपके तो लहू क्या है। ऐसा सुनकर बादशाह के मुंह से भी वह निकल गया। इस लाइन का भाव समझकर उन्होंने अपना सर हिला दिया। अब कहें तो क्या कहें, राजकवि तो क्या, इसने मेरा ही हाल बयां क्या खूब कह दिया है। कुछ समय बाद 1854 ईस्वी में इब्राहिम जोक का इंतकाल हो गया। मिर्ज़ा गालिब दिल्ली छोड़कर दक्षिण की ओर नहीं गए थे। उन्हें पुरानी दिल्ली की आबो हवा और यहाँ की गलियों से बेइंतहा इश्क था, तो बहादुर शाह जफ़र इब्राहिम जोक के जाने के बाद मिर्ज़ा गालिब को सुनने लगे, तो उनकी गज़लों की अनोखी शैली के वो दीवाने हो गए। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। वो कभी हवेली में रहे तो कभी किराए के मकानों में। वो जुआ भी खेलते थे, शराब भी पीते थे। वो लोगों से उधार मांग लिया करते थे। कहते हैं कि उनके जानकारों में से कोई ऐसा शख्स नहीं बचा था जिससे उन्होंने उधार नहीं लिया था। चूँकि उनकी शायरी के दीवानों की कोई कमी नहीं थी, लोग बाग उन्हें उधार दे ही देते थे। लिहाजा जिंदगी के उतार चढ़ाव से बेखबर कर्ज में डूबे मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 ईस्वी में बल्ली मारन की एक हवेली में हो गया था। उस हवेली को अब गालिब स्मारक बना दिया गया है। उनके शराब, शबाब और जुए के मज़ेदार किस्से सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो।
उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को लेकर जल्द आऊँगा। आदाब।